हेलो मित्रों, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार वीडियो आपके चैनल पे जा रही है और आज का जो टॉपिक होगा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को आप कुछ पीपीटी के माध्यम से पहले देख लें, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार रोज क्लासेस जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो मित्रों यहां पर हम लोग जो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, सूक्ष्म या छोटा, और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण की प्रक्रिया। तो कहने का मतलब कि सभी विद्यार्थी जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं मित्रों, वो लोग अपने विद्यालय में अर्थात बीटीसी और बीएड करते समय या डीएलएड करते समय आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग की होगी। और उस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग के हर पार्ट को और हर क्रिया को, उसमें कौन कौन से कौशल का प्रयोग करते हैं आप लोगों ने देखा था। उसी प्रक्रिया से 1 से 2 सवाल सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके पहले जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यह पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है। तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मित्रों बहुत आसान तरीकों से, बहुत अच्छे पीपीटी के माध्यम से अभी मिलने वाला है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। मित्रों ध्यान देना, यहां पर सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल विकास के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा अभी पूर्ण रूप से अध्यापक नहीं बना होता है और जो पूर्ण रूप से अध्यापक बन गया होता है, दोनों लोग इसका प्रयोग करते हैं मित्रों। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में उन्हीं बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड की कोर्सेज करते हैं, उसमें सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है एक छोटी शिक्षण की प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जाता है। और इसका जो समय होता है, ये अगर हम भारत की बात कर दें तो यहाँ पर यह 5-6 मिनट का होता है, और यदि विदेशों की बात करें तो 5 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो यहाँ पर कुछ पीपीटी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे आपके सामने सूक्ष्म शिक्षण के जनक के रूप में ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जिसको जनक या प्रतिपादक कहा जाता है मित्रों, यहां पर प्रतिपादक का नाम लिखा हुआ है। और सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है 5 से 10 मिनट होता है मित्रों, और कक्षा का जो आकार होता है 5 से 10 लोग, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है 5 से 10 छात्रों के बीच में होती है। आपको याद होगा मित्रों कि जब आप बीएड या बीटीसी की क्लास कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ अपने ही सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले छात्र हैं, वे छात्र 5 से 10 लोग बैठ करके एक पर्यवेक्षक होते, बाकी 5 से 10 लोग पर्यवेक्षक होते हैं और जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, टीचिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और भारत में सन 1967 में डीडी तिवारी, सीपीआई इलाहाबाद में सबसे पहली बार यहीं से शुरुआत की गई थी। और सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1863 में यूएसए में हुआ, अर्थात अमेरिका में हुआ था। और इस प्रणाली का प्रयोग मित्रों अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। और भारत में 6 मिनट का, विदेशों में 5 मिनट का यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण होता है। और यहाँ पर सन 1974 में पासी एंड शाह ने भारत में लाने का श्रेय, अर्थात आपको यह भी बता दिया जाए कि पासी एंड शाह जो थे ये क्या थे, एलन के सहयोगी थे। ये लोग सूक्ष्म शिक्षण लाने में बड़ा ही सहयोग किए थे, इसलिए इनका भी नाम हमारे सामने आ गया है। तो इनको भी याद रखना है। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बात है तो सबसे ज्यादा जनक से सवाल पूछा है, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात कही गई है। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये तो सूक्ष्म शिक्षण की बात थी। अब सूक्ष्म शिक्षण में ध्यान से देखिएगा, जो इसका चक्र होता है कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है, तो हम थोड़ा चक्र की भी बात कर लेते हैं।
बहुत ही छोटा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और यहां से सवाल यही बना था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का अंतिम सोपान कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण करने में पाठ योजना का निर्माण करना होता है, जिसको लेसन प्लान बोलते हैं मित्रों। बीएड करते समय आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा, और लेसन प्लान के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत करते हैं मित्रों। तो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, पाठ योजना, जिसे आप लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पहला जो होगा वो लेसन प्लान के रूप में होगा। तो ध्यान देना है, पहला स्टेप लेसन प्लान होता है, दूसरा शिक्षण होता है, शिक्षण का मतलब टीच, और तीसरा फीडबैक होता है, जिसे पृष्ठ पोषण कहते हैं। तीसरा यही है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा होता है। तो यही मित्रों अंतिम सोपान कहा जाता है, अंतिम सोपान यही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम सोपान है, पाठ का योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, फिर फीडबैक लेना। उसके बाद जैसा फीडबैक आता है, जैसे कोई भी छात्र है मित्रों, ऐसा नहीं है कि शुरू में पढ़ाए कुछ तो पढ़ाने के बाद तुरंत वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो वो परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग से पहले अपने ही विद्यालय में कुछ छात्रों के साथ की जाने वाली टीचिंग प्लानिंग है, और उस प्लानिंग में ये देखा जाता है कि जो छात्र है वो किस तरीके से टीचिंग करा रहा है मित्रों। तो इस बात को याद रखना है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है, तो फीडबैक जो है अंतिम सोपान होता है। अब देखिएगा, इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कोई भी छात्र यदि पाठ योजना बनाया, शिक्षण किया, फीडबैक जो भी आया, अच्छा बुरा जो भी आया, अच्छा आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं अच्छा आता है तो फिर से क्या होता है, फिर से पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिसको पुनः पाठ योजना बोलते हैं, रीलेसन प्लान। फिर से लेसन प्लान बनाता है छात्र, और उसके बाद पुनः शिक्षण, फिर से वह शिक्षण की प्रक्रिया करता है। उसके बाद पुनः पृष्ठ पोषण, फिर से फीडबैक लिया जाता है। इस तरीके से लेसन प्लान चक्र का निर्माण होता है। और इसी में से आपके सुपर टेट में पूछा गया कि पाठ योजना का अंतिम सोपान कौन सा है। तो अंतिम सोपान पृष्ठ पोषण होता है। पृष्ठ पोषण का मतलब क्या होगा, फीडबैक होता है। और उसके बाद यदि फीडबैक अच्छा नहीं होता तो फिर से पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठ पोषण, इस तरीके से फिर कंटिन्यू चलता रहता है। अब देखिएगा, आपसे यह पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण की बात यदि कहा जाए तो सबसे पहले शिक्षण की प्रक्रिया को देखा जाए तो यह 6 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 6 मिनट का। यदि पृष्ठ पोषण की बात कही जाए तो यह भी 6 मिनट का होता है मित्रों। अब यहां पर पृष्ठ पोषण की बात कर दिया जाए कि यह कितने मिनट का होता है, तो पृष्ठ पोषण होता है 12 मिनट का। और फिर पूछा जाए पुनः शिक्षण कितने मिनट का होता है, तो यह भी 6 मिनट का होता है। और पुनः पृष्ठ पोषण पूछ लिया जाए तो यह भी 6 मिनट का होता है। कहने का मतलब आप जोड़ सकते हैं 6 12 मिनट, और ये 12 मिनट हुआ, और ये 12 मिनट, 12 12 24 हुआ, और 12 और जोड़ दीजिए, 24 और 12 जोड़ेंगे तो टोटल जो लेसन प्लान होगा वह 36 मिनट का होता है मित्रों। तो ये ध्यान देना है। इसमें एक बात याद रखनी है, पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट का समय दिया गया है। पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट का समय दिया गया है, और बाकी शिक्षण से लेकर के पुनः पृष्ठ पोषण तक सबका 6-6 मिनट होता है। केवल पुनः पाठ योजना का 12 मिनट होता है मित्रों, ध्यान देना है। यहां से भी सवाल बनने की आशंका हमेशा रहती है। तो ये हमारे माइक्रो टीचिंग की बात है। अब उसके बाद देखिएगा मित्रों, बहुत ही मजेदार तरीके से अगली बात मैं आपको बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसको पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में कुछ कोर स्किल तो शामिल ही करनी पड़ती है। इंट्रोडक्शन लेसन मतलब लेसन के बारे में परिचय कराना, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं तो जो छात्र देख रहा है उसे दिखाई ना दे रहा हो, तो इस तरीके से। और इस स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, कैसे क्वेश्चनिंग करना है, कब क्वेश्चनिंग करना है, ये सब ध्यान देने की जरूरत होती है। स्किल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मतलब कि यहाँ पर
कैसे जो है पुनर्बलन का प्रयोग किया जाएगा, इस बात की ध्यान देनी है सबको कि पुनर्बलन कब कब दिया जाए। ऐसा नहीं है कि लगातार पुनर्बलन दिया जाए, तो इसको भी ध्यान देना है। और स्टिमुलस वेरिएशन का भी ध्यान देना पड़ता है, एक्सप्लेनिंग का ध्यान देना पड़ता है, प्रूविंग क्वेश्चंस का ध्यान देना पड़ता है। तो मित्रों ये जो हमारे हैं प्रैक्टिस के कोर स्किल्स हैं, इनका ध्यान देना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया 6 मिनट टीच के लिए है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 6 मिनट किसके लिए है? टीच के लिए है। यहाँ पर 6 मिनट टीच के लिए, फीडबैक के लिए भी 6 मिनट रखा गया है मित्रों, रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट रखा गया है, री टीचिंग के लिए 6 मिनट रखा गया है, री फीडबैक के लिए 6 मिनट रखा गया है। मित्रों आप टोटल जोड़ लीजिएगा तो यह नेट 36 मिनट की क्रिया अवधि होती है। इसमें 36 मिनट का समय लगता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट का समय लगता है, तो टोटल 36 मिनट आप लगाएंगे। और टीचिंग की यदि बात कर दे तो 6 मिनट बताएंगे, फीडबैक की बात कर दे तो 6 मिनट बताएंगे, रीप्लान की बात कर दे तो 12 मिनट बताएंगे, रीटीच की बात कर दे तो 6 मिनट बताएंगे, री फीडबैक की बात कर दे तो 6 मिनट बताएंगे। तो मित्रों ये ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे आपसे कोई ये पूछ दे कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है, तो यह आपको डीएलएन, मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया। अब उसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत में यह कब लाया गया था, तो भारत में जो प्रारंभ करने का समय 1960-61 में है। कहीं कहीं किताबों में 60 लिखा है तो कहीं कहीं 61 लिखा है मित्रों। तो 60-61 में भारत में लाया गया। भारत में लाने का श्रेय किसका है, तो भारत में जो लाने का श्रेय है मित्रों, ये तो आपको नाम पता ही है कि हमारे इलाहाबाद से ही शुरुआत की गई थी। और कहीं कहीं किताबों में वी के पासी का नाम आता है, लेकिन कहीं कहीं वी के पासी की जगह पर आप लोग देखते हैं कि डी तिवारी का नाम आता है। तो ये सब हम लोग को कंटेंट जो है इसमें सब कुछ ध्यान देना है और इन सब पे खूब महत्वपूर्ण बातों पे दिमाग लगा के पढ़ना है। अब देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब सूक्ष्म शिक्षण हम कर रहे होते हैं तो जो हमारे एलन महोदय हैं, एलन महोदय ने लगभग 14 कंडीशंस बताई हैं। कहा कि इन 14 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। आप इनको काउंटिंग कर लीजिए, चूंकि इसको कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप यदि काउंटिंग करेंगे तो ये 14 स्किल्स हैं जो आपको देखना है कि एक अध्यापक जो माइक्रो टीचिंग करता है मित्रों, उसको इन 14 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। लेकिन पूछे किसके आधार पर, एलन महोदय के अनुसार इस बात को ध्यान देना है। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डीएलन महोदय ने कितने प्रकार के स्किल्स की बात कही है। तो नेट 14 प्रकार के स्किल को डेवलप करने की बात इन्होंने कही है। अब इसी के आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कितने प्रकार के स्किल की बात कही गई है। तो एनसीईआरटी की बात यदि मैं करूं, यहां पर आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी जो हमारा है यह टोटल 19 प्रकार के स्किल की बात कही है। कितने प्रकार की मित्रों, तो 19 प्रकार के स्किल की बात कही है। यहां पर 19 प्रकार का स्किल किसने, एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है कि यदि आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, टीचिंग स्किल एज पर एनसीईआरटी, तो 19 प्रकार का है। कंटिन्यू आप काउंट करेंगे तो 19 प्रकार के आपको ये स्किल मिलेंगे। तो मित्रों इस तरीके से इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए दे दिया गया कि मित्रों यदि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों के बारे में भी आप जानते रहे कि एनसीईआरटी का जो स्रोत है वो क्या मानता है, डीएलएन क्या मानते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। बीके पासी महोदय ने इसी तरीके से 13 बताए थे। मैंने उनका 13 नाम नहीं लिखा है, किताबों में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु हमें लगा वो मैंने आपको दे दिया है मित्रों। अब देखिएगा यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख परिभाषाओं की, कि सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रमुख परिभाषा है वो कौन कौन सी है। तो यहां पर देखिएगा बीएम शोर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यहां पे लिखी हुई है, सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। यहां बोला गया कि सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी डीएलएन के अनुसार एक परिभाषा मैंने यहां पे लिखी है कि सूक्ष्म शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है। छोटी कक्षा को थोड़े समय में,
छोटी कक्षा का मतलब क्या होता है और थोड़े समय का मतलब क्या होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। छोटी समय का मतलब और छोटी कक्षा का मतलब, छोटी कक्षा का मतलब होता है, छोटी कक्षा का मतलब होगा 5 से 10 लोगों के बीच में, मित्रों ध्यान देना है। और थोड़ा समय का मतलब 6 मिनट में, 6 मिनट में 5 से 6 मिनट की बात कही गई है। कहीं कहीं किताबों में से 10 मिनट भी दिया हुआ है मित्रों, कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़े समय का मतलब 6 मिनट और छोटी कक्षा का मतलब 5 से 10 मिनट। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि 40 मिनट की 40 बच्चों के साथ हम लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सूक्ष्म शिक्षण की बात आती है तो 5 से 10 बालकों के साथ ही सूक्ष्म शिक्षण होता है। और डीएलएन ने अपनी परिभाषा में लिख दी है, उसको अदृश्य रूप में लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है। अब देखिएगा एक परिभाषा और है मैग्नाइट के अनुसार, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, ये तीनों परिभाषा हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैग्नाइट ने लिखा कि सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशल में सुधार एवं नवीन कौशल के विकास के लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा मैग्नाइट महोदय ने कहा कि यह वो शिक्षण है जो हमारे पुराने कौशल हैं उनमें थोड़ा सुधार किया जाए और जो नवीन कौशल है उसमें थोड़ा विकास किया जाए, इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी सूक्ष्म शिक्षण करें तो छोटी कक्षा होनी चाहिए, छोटा समय होना चाहिए, जितनी कमियां हो उसको दूर करना किया जाए, नए नए कौशलों में विकास किया जाए, बच्चे और अच्छे से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ेंगे इन सब बातों पर ध्यान देना होता है मित्रों। तो इस तरीके से हमारे सूक्ष्म शिक्षण का जो है निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग मित्रों फिर से एक बार ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखी जाएंगी। जैसे अभी हम चर्चा इसी पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपादक के रूप में ड्वाइट डब्ल्यू एलेन, DW एलेन इनका पूरा नाम है, ड्वाइट डब्ल्यू एलेन। मैंने यहां पहले ही दिखा दिया कि माइक्रो टीचिंग 5 से 10 मिनट का होगा, कक्षा आकार 5 से 10 लोग होंगे। भारत में सन 1967 में DD तिवारी CPI इलाहाबाद से शुरुआत किया गया था, लेकिन कहीं कहीं पासी का भी नाम आता है और पासी के साथ साथ इसमें जो है जो इनके और भी सहयोगी थे उनका भी नाम आ जाता है। तो मित्रों इसको भी ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा भी सूक्ष्म शिक्षण का जो नामकरण हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो नामकरण 1963 में USA में हुआ था। और कहाँ पर पूछा जाता है किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। नीचे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, प्रयोग अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब प्रयोग हुआ था तो यहां पर एक सन आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि सन 1960 किसी किसी किताबों में मिलता है, तो किसी किसी किताब में 1961 भी मिलता है। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछे कि ये पासी और शाह ने भारत में लाने की कब कोशिश की थी, तो 1974 में लाने की कोशिश की थी। तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित ये बातें थी। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है मित्रों जो कम समय में छोटी कक्षा के द्वारा संचालित की जाने वाली कक्षा होती है। मित्रों 1 से 2 नंबर, जितना भी मैंने आपको बताया उसमें केवल 1 से 2 नंबर आपको हर एक सुपर टेट के एग्जाम में मिलना है, तो इसको हमें ध्यान देना है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसकी विशेषता क्या होती है मित्रों। तो इसकी विशेषता के रूप में यह एक लघु शिक्षण है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह एक लघु शिक्षण है। लघु शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है, यह एक छोटा शिक्षण होता है और यह जो है शिक्षण प्रक्रिया को और अच्छे से किया जा सके इसलिए इस शिक्षण को लाया गया है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण लाया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में कोई कमी न रहे इसलिए सूक्ष्म शिक्षण को लाया गया है। और वैज्ञानिक पद्धति अध्यापक में और अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाए इसलिए सूक्ष्म शिक्षण लाया गया है। सूक्ष्म शिक्षण की एक और विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, उसमें शिक्षक और छात्र अभ्यास की स्थिति में एक साथ कार्य करते हैं, छात्र और शिक्षक एक साथ कार्य करते हैं
और वहां पर एक अभ्यास, अर्थात कहने का मतलब है सूक्ष्म शिक्षण वो शिक्षण है जो टीचिंग के पहले एक छोटे समय में छोटी कक्षा के साथ, ताकि बच्चों में जो हेजिटेशन है, जो बालक बीएड या बीटीसी कर रहा है, जब वो शिक्षण करने जाए तो उसे कोई समस्या ना आए, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो ये हमारा था सूक्ष्म शिक्षण मित्रों। आज की कक्षा थोड़ी छोटी होगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इन सभी बिंदुओं पर आप लोग फोकस करिएगा और अच्छे से इसे ध्यान दीजिएगा। एक बार और आप इस चक्र को देख लें, चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से इसके समय की बात मैं कर लेता हूं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र हैं, इसमें कितना मिनट लगता है? 36 मिनट लगता है। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहां से होती है? पाठ योजना से। पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहां से होगी? प्रथम सोपान कौन सा होगा? तो प्रथम सोपान होगा कौन सा? प्रथम सोपान होगा पाठ योजना। प्रथम सोपान पाठ योजना होता है। दूसरा सोपान कौन सा है? शिक्षण है। अंतिम सोपान कौन सा है? पृष्ठपोषण है। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि पाठ योजना का समय कितना है? तो पाठ योजना का समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि पहले पाठ योजना का समय निर्धारित नहीं है। अब हर बालक जाकर के अपने घर से पाठ योजना का निर्माण करता है, फिर वह शिक्षण कार्य करता है, और शिक्षण कार्य के लिए 6 मिनट का समय रखा गया है। पृष्ठ पोषण के लिए भी 6 मिनट का समय रखा गया है। पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट का समय रखा गया है। पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय रखा गया है, और पुनः पृष्ठ पोषण के लिए 6 मिनट का समय रखा गया है। तो मित्रों, इन वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे और देख करके आप अपनी सारी आवश्यकताएं जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन पर फोकस करेंगे, बल देंगे। इसी के साथ आज की ये कक्षा समाप्त होती है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा इस चैनल पर बने रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट अनुभवी टीचरों के माध्यम से आप प्राप्त करते रहें। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको बनाना है, जो हमारे आयोग में पूछा जा रहा है वैसे सवाल बनाना है। तो मित्रों, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय